हेलो एवरीवन। एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, कितने इसके पिलर हैं, कितने स्तंभ हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किसका क्या वेटेज है, ठीक है। और हम लोगों ने एक सब्जेक्ट की शुरुआत किया था RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था और थोड़ा सा बेसिक बातें किया था हम लोगों ने कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और कूलिंग क्या होता है, इसके बारे में बात किया था। जिसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि यदि सिस्टम का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ऊपर है तो जो सिस्टम से हीट अपने आप निकल करके एटमॉस्फेयर में जाएगी तो ये प्रक्रिया कूलिंग कहलाती है। और यदि सिस्टम का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे है तो सिस्टम से हीट निकालने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा और इस कंडीशन में जो सिस्टम से हीट निकल करके एटमॉस्फेयर में जाएगी इस प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो, कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो, उस सिस्टम से हीट निकाल करके और एटमॉस्फेयर में भेजना, तो जितना हीट हम उस सिस्टम से निकाल रहे हैं उतना ही वहां पे ठंडक होगी। तो वही क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यानी कि कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो से हीट निकालना, जितनी हीट की मात्रा निकाली जाती है वही क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो से जितनी हीट की मात्रा निकाली जाती है हीट की मात्रा निकाली जाती है जितनी हीट की मात्रा निकाली जाती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो से जितनी हीट की मात्रा निकाली जाती है उसी को क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से हीट की मात्रा निकाली जा रही है, इस सिस्टम से बाहर की तरफ हीट निकाली जा रही है, तो यहाँ से जितना ज़्यादा हीट निकालेंगे यहाँ पे उतनी ही ठंडक होगी, उतनी ही ठंडा महसूस होगा। जितना हीट निकालेंगे इसका टेम्परेचर उतना ही गिरेगा और यहाँ पर उतना ही ठंडक होगा। यानी कि ये हो जाएगा QA। मतलब कि सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग इसको, शॉर्ट में लिखेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू QA, हीट एब्जॉर्ब। ठीक, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट समझ में आ गया कि कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो से जितनी हीट की मात्रा निकाली जाती है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जरूरत अभी आगे पड़ेगी, ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा
यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि एक्चुअली ये हीट ही निकाला जा रहा है, हीट ही तो है, कितना सिस्टम से हीट निकाला गया, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो हीट की यूनिट ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट क्या है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक, और एनर्जी की यूनिट तो ऑलरेडी डिफाइंड करी गई है ना कि एनर्जी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है या फिर कैलोरी, ठीक, जूल होती है या फिर कैलोरी होती है एनर्जी की यूनिट, ठीक। लेकिन यहां पर देखेंगे कि जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा यहां पर एक अलग यूनिट लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम से हीट को निकालने की बात करी जाती है, इसलिए यहां पर हम एक अलग यूनिट लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जिसको क्या बोलते हैं? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको बोलेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक, इसको बोलते हैं। ये यूनिट जो हो जाएगी इसकी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक। एसी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो एसी जो है किस यूनिट में मिलती है? 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, इस तरीके से मिलती है। तो वो यूनिट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या है, उसकी यूनिट है। अभी इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक। इसी तरीके से फ्रिज का भी होता है, रेफ्रिजरेटर का भी होता है कि उसकी कितनी यूनिट है, ठीक है, कितना टन है, ठीक है, तो टन में बात किया जाता है। तो टन का मतलब ये नहीं है कि वो कितना भारी होगा, ठीक है, टन का मतलब ये नहीं कि एसी जो है 1 टन की है तो 1 टन की भारी होगी, ये सब इसका मतलब नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है। ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन की यूनिट है जिसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ठंडक उत्पन्न करनी है ना, तो ठंडक उत्पन्न करनी है तो ठंडक कैसे उत्पन्न करेंगे? मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि यहाँ पे ठंडक उत्पन्न करनी है, तो ठंडा तभी होगा जब यहाँ पे मौजूद हीट को क्या करेंगे आप? निकाल करके बाहर फेंक देंगे। जब यहाँ पे मौजूद हीट को निकाल के बाहर फेंक देंगे तो टेम्परेचर यहाँ का अपने आप गिर जाएगा और ये प्लेस ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हीट को निकालना पड़ेगा। अभी कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, तमाम प्रकार के मेथड है। जैसे मान लीजिए कि आइस की अगर हम बात करें, ठीक, कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एक एटीएम प्रेशर, एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में होता है। वाटर की जो स्थिति होती है वो किस में हो जाती है? आइस में, ठीक है, आइस में हो जाती है, या फिर वाटर में भी रह सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज होता है तो आइस में रहेगा, ठीक है। अब वो आइस बना हुआ है यानी कि जमा हुआ है, ठीक है, आइस बना हुआ है। अगर वो मान लीजिए कि मेल्ट होता है, पिघलता है वो बर्फ, तो उसको हीट चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे बर्फ ले आके रख दे बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो बर्फ धीरे धीरे क्या होगा? पिघलेगा। क्यों पिघलेगा? क्योंकि बाहर की यहाँ से जितनी हीट अवेलेबल है उस हीट को लेगा और उस हीट को लेकर के खुद पिघल जाएगा, अपने फेज को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, अपनी अवस्था को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो जब बाहर के आसपास की हीट को उसने लेकर के और अपने अवस्था परिवर्तन करने में खर्च कर दिया तो बाहर की हीट खत्म हो गई ना, और बाहर की हीट उसकी अवस्था परिवर्तन करने में खत्म हो गई, बाहर का टेम्परेचर डाउन हो गया, गिर गया, ठंडा हो गया। यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका मतलब ये है कि 1 टन आइस को, ठीक है, इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, amount of heat absorbed by 1 ton ice, 1 ton ice at atmospheric pressure, atmospheric pressure in 24 hours,
यानी कि 24 घंटे में 1 टन आइस के द्वारा, 24 घंटे में 1 टन आइस के द्वारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना हीट क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, वही क्या कहलाता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे हम यहां पर इस कमरे में ले आकर के 1 टन आइस रखते हैं तो 24 घंटे में इस कमरे से कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, जब उसको हीट मिलेगी तो आइस से किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करेगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वो जो होगा उसका कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वही क्या कहलाता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कितना होगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, यानी कि गुप्त उष्मा, दो प्रकार की उष्मा होती है, सेंसिबल हीट जिसको सेंस किया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ता है उसमें, और लेटेंट हीट मतलब कि गुप्त उष्मा। जैसे मान लीजिए, आइए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी बात है, जिस ये एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने पानी भर दिया, ठीक है, इस बर्तन में क्या भर दिया, पानी भर दिया, और पानी भर के नीचे से क्या कर दिया, नीचे से यहां से आग लगा दिया, ठीक है, नीचे से यहां से आग लगा दिया, और क्या किया, और भी अभी इसमें कुछ करेंगे, और क्या करेंगे इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, ठीक, एक थर्मामीटर यहां पर लगा दिया, ठीक है, एक थर्मामीटर लगा दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये 1 एटीएम और 25 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये वाटर था, इसको हीट एनर्जी देना शुरू किया, और जब इसको हीट एनर्जी देना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि इस थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पानी को एनर्जी मिल रहा है, और एनर्जी मिल रहा है तो उसका टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जो इसको हीट दी जा रही है ये सेंसिबल हीट है, क्योंकि टेम्परेचर सेंस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मामीटर इसको क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। और इस हीट की मात्रा को यदि कैलकुलेट करना होता है तो Q बराबर mc डेल्टा T से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बचपन में पढ़ा करते थे हम लोग, ठीक है, कि हीट है, ये मास है, ये विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो Q बराबर mc डेल्टा T, ये होती है सेंसिबल हीट। कौन सी हीट होती है, सेंसिबल, जिसको सेंस कर सकते हैं, सेंसिबल हीट, ठीक। इसके अलावा ये घटना तब तक चलती रही, हीट देते रहे, पानी गर्म होता रहा, टेम्परेचर बढ़ता रहा, टेम्परेचर बढ़ के जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, 1 एटीएम था, प्रेशर में कोई चेंज नहीं था, और टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचा तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो देखेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद एक समय के बाद थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ना बंद हो जाएगी, और थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ना बंद हो जाएगी, लेकिन हीट तो नीचे से दे ही रहे हैं ना, तो भाई जा कहाँ रहा है, उष्मा कहाँ जा रही है, वो जो हीट दिया जा रहा है वो हीट कहाँ जा रहा है। तो अब ये जो हीट जा रही है वो हीट इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च नहीं हो रही है, वो हीट इसके फेज को चेंज करेगी, इसकी अवस्था को क्या करेगी, परिवर्तित करेगी, ठीक, इसके अवस्था को परिवर्तित करेगी, अवस्था परिवर्तित होगा यानी कि अब वो हीट एनर्जी जो है उसमें जाएगी और उसको वाटर से किस में कन्वर्ट करेगी, वेपर यानी कि भाप बनाएगी उसको, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो अब जो हीट गई है वो हीट जो है पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है, टेम्परेचर सेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है लेटेंट हीट का, Q बराबर होता है m इंटू एल, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक, लेटेंट हीट ये होता है, ठीक। और इस लेटेंट हीट की जो वैल्यू होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाटर से जब वेपर बन रहा होगा तो उस समय कितनी होती है, ठीक है, या फिर वेपर से कंडेंस करके वाटर बना रहे होंगे तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन होता है तो, और जब वाटर से वेपर बनाते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, यानी कि भाप की गुप्त उष्मा, संघनन की गुप्त उष्मा, ठीक। और जब बर्फ से पानी बन रहा होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्यूजन मतलब पिघलना, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब पानी से बर्फ बन रहा होता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीज। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीज, ठीक। तो देखिए अब यहां पर जो है लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ, यहां पे यदि फ्यूजन की बात करें, क्योंकि यहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट बात किए हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर
एक्सट्रैक्टेड या फिर एब्जॉर्ब्ड कह सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्टेड भी कह सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड, ठीक, एक्सट्रैक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक, बाई 1 टन आइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में 1 टन आइस के द्वारा जितनी हीट की मात्रा निकाली जाएगी वही उसका क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ, वही उसका कहलाएगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक, उसी को बोलेंगे उसका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो चलिए अब इस चीज को निकालते हैं। ये लेटेंट हीट पता चल गया, क्योंकि आइस जो है वो बर्फ है, और बर्फ जब उष्मा लेके पिघलेगी तो लेटेंट हीट के बराबर ही चाहिए उसको पिघलने के लिए, उसके गुप्त उष्मा के बराबर, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है तो गुप्त उष्मा के बराबर ही उसको उष्मा चाहिए, तभी वो क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर निकालेंगे कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो होता है 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, पर केजी 80 किलो कैलोरी, यानी कि L बराबर, L से दिखाते हैं, ठीक, पर केजी, 80 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि यदि Q निकालेंगे तो Q बराबर M इंटू L हो जाएगा, ठीक, तो Q बराबर M इंटू L हो जाएगा, तो Q बराबर M की वैल्यू कितनी, कितने टन आइस की बात करी गई है, 1 टन आइस की बात करी गई है, तो ठीक है, तो M बराबर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं M बराबर 1 टन, ठीक, 1 टन यानी कि ये कितना हो जाएगा 1000 केजी, ठीक, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 80, ठीक, तो ये हो जाएगा 80,000, ठीक, 80,000 किलो कैलोरी। इतनी हीट क्या करेगा, वो निकालेगा, ठीक है, इतनी हीट चाहिए उस पूरे आइस को पिघल जाने के लिए, इतनी हीट चाहिए होगी। अगर इसको हम जूल में बदल देंगे तो एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो इसको अगर बदल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक, 80,000 और इंटू 4.2, ठीक, किलो जूल, ये हो जाएगा किलो जूल बराबर, 1 जीरो हट जाएगा और 8 से इसमें कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 3 0 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 1 33, 33,600, 3,36,000 किलो जूल, ये आ गया Q की वैल्यू। लेकिन ये हुआ कितना, 24 घंटे में, 24 घंटे में इतनी हीट निकाली गई है, ठीक है, तो हीट एक्सट्रैक्टेड इन 24 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड इन 24 आवर्स, 24 घंटे में जो हीट निकाली गई है वो इतना है, किलो जूल, ठीक, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में इतना निकाला गया है, तो 1 घंटे में कितना निकाला जाएगा, 24 आवर्स में जो है, 24 आवर्स में इतना है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 24, ठीक, 1 घंटे में, अगर 1 मिनट में निकालना होगा तो यही है 1 आवर या फिर 60 मिनट, तो 60 मिनट में ये है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में ये हो जाएगा 336,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, ठीक, 1 मिनट में, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये है कितना, 336,000 डिवाइडेड बाई 24 और डिवाइडेड बाई 60,
तो ये लगभग लगभग आ रहा है 233.33, ठीक। ये आ रहा है बराबर 233.33 किलो जूल पर मिनट, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब होता है 233.33 किलो जूल पर मिनट। बट जनरली जब क्वेश्चन आपको पूछेगा तो हो सकता है कि 233.33 ऑप्शन दे दे और हो सकता है कि 233.33 ऑप्शन ना दे। तो चूंकि इतना तो निकाल पाता है, इतना एक्चुअल में निकालेगा, यानी कि 1 टन आइस को जो है 24 घंटे में बर्फ से मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट होने में जो हीट चाहिए होगी वो इतनी हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो प्रति मिनट कितनी हीट चाहिए होगी? प्रति मिनट उसको इतनी हीट चाहिए होगी, ठीक है। प्रति मिनट उसको इतनी हीट चाहिए होगी, इतना हीट निकालेगा। लेकिन लॉसेस के कारण इतना नहीं हो पाता है, तो कितना हीट अवेलेबल हो पाता है या फिर कितनी हीट निकाल पाता है? तो ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू लॉसेस 1 टन इक्वल टू 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू 200, इसको 233 नहीं 200 कितना करते हैं 210 किलो जूल पर मिनट। लगभग लगभग ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, कितना आ जाती है 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक। क्या आ जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये तो मिनट में हो गया, ये बात याद रखिएगा, ये डाटा याद रखना है 210 किलो जूल पर मिनट। इसके बाद यदि हम 1 मिनट में निकाल लिया कि 1 मिनट में कितना आया है, 1 मिनट में कितना आया था 233.33 किलो जूल आया था, ठीक। तो यानी कि 60 सेकंड में है ये, तो 1 सेकंड में यदि निकालना होगा, 1 मिनट या फिर 60 सेकंड में इतना है, इसलिए 1 सेकंड में निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर देंगे, तो 233.33 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 3.8, ठीक है। बट इसको जो है ये 3.8 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब जब ये लॉसेस के कारण इतना आ जाता है तो हम इसको ना लेकर के अब इसी को ले लेते हैं। तो जब इसको ले लेंगे तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ पर 210 वाली अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 210 किलो जूल। तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 60, ठीक। और ये आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड, ठीक। तो किलो जूल पर सेकंड, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 21/6 तो कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकंड, ठीक। 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर 3.5 किलो जूल पर सेकंड, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू 3.5, और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। याद होगा पावर की यूनिट होती है शक्ति, शक्ति की जो यूनिट होती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, ठीक। क्या होता है पावर इक्वल टू होता है पावर बराबर वर्क अपॉन, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक। यानी कि P बराबर W अपॉन T, ठीक। W का क्या होता है जूल, ठीक, और टाइम का हो जाएगा सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं वाट। तो चूंकि यहाँ पर किलो जूल है इसलिए इसको लिखेंगे 3.5 किलो वाट, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देख लिया, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट देख लिया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट क्या होती है, 1 टन रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें देखा हम लोगों ने। देखिए अभी तक क्या क्या देखा हमने, ठीक। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कोई भी सिस्टम जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे हो, जितनी हीट की मात्रा उससे निकाली जाती है वही उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है।
और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो चूंकि यहाँ पे हीट निकालने की बात करी जाती है सिस्टम से, इसलिए एक अलग यूनिट डिफाइन किया गया यहाँ पर जिसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय 1 टन आइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 1 टन आइस के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या कितनी हीट अपने आसपास से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, वही क्या कहलाएगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाएगा। और वही निकाला हमने। आइस के जो है पिघलने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है, 1 केजी आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 केजी आइस को यदि 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो 80 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी कि हीट चाहिए उसको। वही चीज यहाँ पे लिया गया है। तो चूंकि यहाँ पर 1 टन की बात करी गई है, ठीक है, तो 1 टन की बात करी गई है, इसलिए जो है ये 1000 केजी लेकर के और इसको निकालेंगे कि 24 घंटे में जब इतना है, 24 घंटे में जब ये इतना है, जब ये 24 घंटे में इतना आ रहा है, तो 1 घंटे में कितना आएगा, 1 मिनट में कितना आएगा और 1 सेकंड में कितना आएगा, बस इतनी सी बात किया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें। लेकिन ये जो है ये इंडियन सिस्टम था। ठीक है, अब अगर हम अलग बात करें हम ब्रिटिश सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम की, तो देखेंगे उसमें कि वहां पर जो है थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक, यहां पर जो है थोड़ा सा चेंज होता है। वहां पे क्या कहते हैं ये लोग कहते हैं कि अलग यूनिट लेते हैं। अलग यूनिट का मतलब कि इन लोगों में जो है पौंड चलता है, मास को क्या ले लेते हैं, पौंड ले लेते हैं। ठीक है, पौंड में ले लेते हैं। लेकिन उनके में भी क्या आता है, लगभग ये वैल्यू उतनी ही आती है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू जो आती है वो 3.5 किलोवाट ही आती है, या फिर 3.5 किलो जूल पर सेकेंड ही आती है वहां पर भी। ठीक है, 1 टन में मतलब कि क्या क्या समझ में आ रहा है, 1 टन यदि किसी की कैपेसिटी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 टन है, इसका मतलब कि प्रति सेकंड 3.5 किलो वाट की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी सिस्टम से क्या करी जा रही है, एक्सट्रैक्ट करी जा रही है। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गया यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कूलिंग क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। किसकी बात करेंगे, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का मेथड क्या होता है। ठीक, अगर हम मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें कि किस किस तरीके से रेफ्रिजरेशन किया जा सकता है, इसकी बात करें तो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 मेथड होता है, एक होता है परमानेंट मेथड और एक होता है टेम्परेरी मेथड। ठीक है, तो टेम्परेरी मेथड में क्या होगा, टेम्परेरी मेथड, तो देखिए टेम्परेरी मेथड में पहला जो है आइस रेफ्रिजरेशन है, आइस रेफ्रिजरेशन। ठीक, आइस रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है कि पहले के दिनों में जब रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था या फिर डिवाइसेस नहीं बनी थी, तो उस समय जो है कैसे चीजों को ठंडा करने के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनको भी आइसक्रीम खाने का मन करता होगा, तो भैया आइसक्रीम कहाँ से खाएंगे, रेफ्रिजरेटर तो है नहीं। ठीक, पहले की यदि 17वीं 16वीं या फिर और पहले की बात करें शताब्दी की, तो उस समय तो फ्रिज व्रिज बना नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी इतना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जब अवेलेबल नहीं थी, 1 मिनट,
तो पहले के जो है राजा महाराजा को भी मान लीजिए अगर बर्फ खाने का मन करता था, आइसक्रीम खाने का मन करता था, तो कैसे खाएंगे? तो क्या किया जाता था कि पहाड़ों से जो है बर्फ ले आया जाता था, ठीक है, लकड़ी के बक्से होते थे उसमें भर करके, जिससे कि पिघल ना जाए, उसको ले आया जाता था और उसकी मदद से जो है जमाया जाता था आइसक्रीम को, और जमा करके और तब खाते थे। तो आइस रेफ्रिजरेशन उसी को बोलते हैं कि आइस रेफ्रिजरेशन में क्या हुआ करता था, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, कि दिमाग में रहे कि क्या होता है। तो आइस को यूज किया जाता था ठंडा करने के लिए, मतलब कि सिंपल सी बात है कि आइस यदि जमा हुआ है, बर्फ बना हुआ है वो, तो वो पिघलेगा तो हीट चाहिए उसको, और हीट अगर चाहिए तो आसपास की हीट लेकर के वो पिघल जाएगा, और आसपास की हीट ले लिया तो टेम्परेचर गिर जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था आइस रेफ्रिजरेशन में, कि यहाँ ठंडा करना है तो यहाँ पे आइस ले आकर रख दो, ठीक, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो पिघल जाएगा, धीरे धीरे वहां का टेम्परेचर गिर जाएगा। बट कर तो देता था ये ठंडा, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि आइस, बर्फ जब पिघलेगा तो हीट तो एब्जॉर्ब कर लेगा आसपास का, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो जब पिघलेगा और पिघल करके पानी बनेगा, तो जहां पे भी रखा गया था उस स्थान को ठंडा तो करेगा ही, ठंडा करने के साथ साथ क्या कर देगा? गीला कर देगा। तो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक था वो क्या था? ड्रॉबैक इसका क्या था? इसका जो ड्रॉबैक था वो था वेटनेस। ये जो है भिगो देता था। अरे मान लीजिए कि कमरे को ठंडा करना है, बेड ठंडा रहे, बेड पे बर्फ ले आके रख दिया, पता लगे बेड पानी में डूब गया, ठीक है, तो फिर ये नहीं चल पाया, ठीक है, चलता था, मजबूरी थी कि चलाते थे लोग, बट दिक्कत थी इसके साथ में कि वेटनेस हो जाता था, ये ड्रॉबैक था, ये क्या कर देगा? भिगो देगा, ठीक है। तो आइस रेफ्रिजरेशन जो था यही था बेसिकली, मतलब जब तक आइस है तब तक वो ठंडा कर रहा है, अदरवाइज जो है फिर वो ठंडा नहीं कर पाएगा, फिर से आइस ले आना पड़ेगा, या फिर वो आइस बनेगा तभी ठंडा करेगा, तो टेम्परेरी था, ठीक। ड्रॉबैक क्या था? ये था। दूसरा इसमें क्या मेथड था? दूसरा जो है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, ठीक। अब देखिए ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है, ड्राई आइस क्यों कहा गया? यहीं से ये चीज निकल के आई थी जिसके कारण इसका नाम पड़ा ड्राई आइस। मतलब कि एक ऐसी आइस, एक ऐसा बर्फ जैसा दिखने वाला पदार्थ जो कि कहीं रख देने पर वहां की हीट को एब्जॉर्ब करके वहां ठंडा भी कर दे और भिगोए भी ना, सूखा रखे, ड्राई रखे उसको, तो उसको बोलते हैं ड्राई आइस। और ये होता क्या है? कोई भी मतलब तोप चीज नहीं होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2 होता है। ये ड्राई आइस जो होता है, ये ड्राई आइस, ये ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम कंप्रेस करते चले जाएं, कंप्रेस करते चले जाएं, कंप्रेस करते चले जाएं, तो एक प्रेशर पर और एक टेम्परेचर पर ऐसा होगा कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये जो ड्राई आइस है, ये जो CO2 है, सॉलिड CO2, ये बिल्कुल आइस की तरह दिखती है, ठीक, जैसे बर्फ दिखता है ना, वैसी ही दिखती है ये। लेकिन ये बर्फ की जैसी तो दिखती है और काम भी वैसे करती है कि काफी इसका जो टेम्परेचर होता है लो होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इसका काफी लो होता है, तो उस टेम्परेचर पर और उस प्रेशर पर जाकर के ये सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो और दिखती भी आइस की तरह है। तो काम तो हो गया लोगों का, ठीक है, कि क्या करते हैं, इसको जो है जहां पर भी ठंडा करना है वहां पर ले जाके क्या कर दें, रख दें। अब इसके साथ में क्या होगा कि देखेंगे कि ये जो है सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन होता है। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। पढ़ा होगा बचपन में, कपूर देखा होगा सबने। अरे पूजा पाठ किए होंगे, मंदिर में जाते हैं, कपूर वपूर जलता है, आरती की जाती है, तो कपूर जब जलाते हैं तो कपूर जो है सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होता है? तो सॉलिड से जो है सीधा का सीधा ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट होता है। यहाँ लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी को बोलते हैं
सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ऐसा ही कुछ सॉलिड आइस यानी कि सॉलिड CO2 के साथ में भी होता है कि जब CO2 को ले आके रखते हैं तो ये सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट, धुआं जैसा उठने लगेगा सफेद कलर का, और पूरा का पूरा वो ऐसे पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो है वो वेपर में सीधा कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी CO2। ठीक है, पूरा CO2 जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी ठंडा कर देगी। तो वेटनेस वाली प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, बट इसके साथ में भी क्या दिक्कत है, एक तो टेम्परेरी है कि तुरंत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा, इसको जमाना भी तो पड़ेगा, कैसे जमेगी, CO2 को सॉलिड करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा जहां पे भी होगा एक्सेस हो जाएगा, जब ये गैस में कन्वर्ट होगी तो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी दिक्कत है। ठीक, तो ये होता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। हाँ, यहां पर जो है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, यहां पर सब्लिमेशन के द्वारा जो है क्या होती है, कूलिंग होती है, और यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के द्वारा कूलिंग होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में क्या बोलेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये दोनों मेथड जो थे, ये दोनों मेथड टेम्पररी मेथड थे, जिसमें से आइस रेफ्रिजरेशन और ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन था। इसके अलावा यदि हम परमानेंट मेथड की बात करें तो देखिएगा, परमानेंट मेथड जो है ये परमानेंट मेथड ठीक, परमानेंट मेथड। ठीक है, देखिए CO2 को हम दिखाते हैं ड्राई आइस। ठीक, ड्राई आइस जो है या फिर सॉलिड CO2, ड्राई आइस सॉलिड CO2। एक मिनट, ये लिया नहीं है, देखिएगा इसमें ड्राई आइस, देखिए इस टाइप का कुछ दिखता है, यहाँ पर साफ अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो देखिए इसमें जो है परमानेंट मेथड में हम लोग बात कर रहे थे, तो परमानेंट मेथड में भी पहला मेथड जो होता है, परमानेंट मेथड में पहला मेथड रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर। ठीक, रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर। ठीक, दूसरा रिवर्स जूल साइकिल या फिर बेल कोलेमन साइकिल। ठीक है, या फिर एयर रेफ्रिजरेशन होता है, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल रेफ्रिजरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं एयर रेफ्रिजरेशन। क्या बोलते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन, इसी को बोलेंगे एयर रेफ्रिजरेशन। और तीसरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन
वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और चौथा होता है वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, रिवर्स जूल साइकिल रेफ्रिजरेटर, एयर रेफ्रिजरेटर या फिर एयर रेफ्रिजरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको शॉर्ट में VCRS बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCRS, और इसको शॉर्ट में VARS बोलते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। सो शॉर्ट में बोलेंगे VARS यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इतने मेथड होते हैं। टेम्पररी मेथड के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, परमानेंट मेथड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, ठीक। तो देखिए रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर में जो है सबसे पहली बात यह है कि कार्नाट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरीके से कार्नाट साइकिल पर कार्नोट इंजन काम करती है, उसी तरीके से रिवर्स कार्नाट साइकिल पे रेफ्रिजरेटर काम करता है, ठीक है। ये जो रेफ्रिजरेटर हो गए, AC हो गई, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब के सब जो है वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। इन पे वर्क देना पड़ता है तब जाके ये कोई इफेक्ट देती हैं, ठीक है। जबकि हीट इंजन हो गया, IC इंजन हो गया, ये सब के सब वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है कि जो डिवाइसेस जो होती हैं वर्क एब्जॉर्बिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल यानी कि रिवर्स साइकिल पे चलती हैं, और जो डिवाइसेस जो होती हैं वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है वो क्लॉकवाइज साइकिल यानी कि सीधी साइकिल पे चलती है, ठीक है। तो जिस तरीके से कार्नाट साइकिल पर हीट इंजन काम करती है, कार्नोट इंजन आइडियल इंजन काम करती है, उसी तरीके से रिवर्स कार्नाट साइकिल पर रेफ्रिजरेटर काम करता है, कार्नाट रेफ्रिजरेटर काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें यदि रिवर्स कार्नाट साइकिल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा। रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, पहला अगर बात करें हम तो रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर, जनरेशन, ठीक। रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले रिवर्स कार्नाट साइकिल बनाएंगे हम लोग कि रिवर्स कार्नाट साइकिल क्या होती है। तो देखिए रिवर्स कार्नाट साइकिल, रिवर्स कार्नाट साइकिल में क्या होगा कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक। इसमें ये साइकिल उल्टा चलने वाली है, यानी कि कार्नाट साइकिल में 4 प्रोसेस होती है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। तो अगर देखेंगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक, और उसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। तो इस तरीके से बनता है 1, 2, 3 और 4। अब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे चल रही है ये साइकिल। कैसे चल रही है? ऐसे। ये पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे कि कैसे जो है बनाते हैं हम। आइसोथर्मल कर्व कैसे बनता है पीवी डायग्राम पर, और एडियाबैटिक कर्व कैसे बनता है पीवी डायग्राम पर। ये पीवी डायग्राम है, ठीक, ये पीवी डायग्राम है। यदि हम इसका टीएस डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखेंगे कि टीएस डायग्राम में जो है ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। टीएस डायग्राम में 1 से 2, इस पे क्या होगा टीएस डायग्राम में, इस पे टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम होता है टीएस डायग्राम।
तो ये हो जाएगा टीएस डायग्राम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टीएस डायग्राम। अब 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो इस समय एंट्रोपी कांस्टेंट होगी और एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, ये ऐसे चलेगा। ठीक, उसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा तो ये हो जाएगा ऐसे, और फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, तो इस बार भी जो है देखेंगे तो ऐसे साइकिल चल रही है, ये साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है। और जब ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी, ठीक, जब साइकिल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, ये साइकिल भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है, तो ये क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग है। ठीक, यानी कि वर्क देना पड़ेगा। हमने बात किया था कि रेफ्रिजरेशन या फिर कूलिंग में पूरी तरीके से बात करेंगे इसमें कि क्या होता है। एक्चुअली हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर से निकाल के हायर टेम्परेचर पे फेंकना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, बाहर से मशीन को, सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, तब सिस्टम ऐसा कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर वर्क देना पड़ेगा सिस्टम में। ठीक, तो ये रिवर्स कार्नाट साइकिल है, रिवर्स कार्नाट साइकिल इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, पूरा पिक्चर क्लियर होगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जब इसके बाद एयर रेफ्रिजरेशन वाला पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी देखना है ये बस। ठीक है, एक्चुअली ये फ्लॉप कर गया था, ठीक है, चलता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों प्रोसेस एक साथ में है, जो कि दोनों प्रोसेस एक साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस होती है। यदि प्योरली आइसोथर्मल अचीव करना है तो बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, और यदि प्योरली एडियाबैटिक अचीव करना है तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा। दो प्रोसेस, एक बहुत स्लो है, इनफाइनाइटली स्लो हो, और एक बहुत फास्ट हो, दोनों एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है। ये साइकिल जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक, तो देखिए प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस 1 से 2 जो होगा वो हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसके बाद प्रोसेस 2 से 3 जो होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके बाद प्रोसेस 3 से 4 जो है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और प्रोसेस 4 से 1 जो है ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, रुद्धोष्म में होता है, यानी कि एडियाबैटिक सिस्टम में जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही होगी तो उस प्रोसेस के दौरान ना ही सिस्टम से हीट बाहर जाएगी और ना ही सिस्टम में हीट अंदर आएगी। यानी कि ये दोनों प्रोसेस, एडियाबैटिक वाली, ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस 1, 2 और प्रोसेस 3, 4। ठीक, प्रोसेस 1, 2 और प्रोसेस 3, 4, इन दोनों प्रोसेस में जो है ना ही हीट अंदर जाएगी और ना ही हीट बाहर आएगी, यानी कि हीट जो है वो कब ऐड होगी और कब रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो देखिए सिस्टम में जब भी हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर, और जब भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो एंट्रोपी क्या होता है, घटता है। तो यहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q इन होगा सिस्टम में, और यहां से Q क्या हो जाएगा,
रिजेक्ट हो जाएगा। एंट्रोपी मतलब कि रैंडमनेस, ज्यादा हीट एनर्जी दे देंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो जब भी सिस्टम में हीट ऐड होती है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, और जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो देखिए यदि हम हीट एब्जॉर्ब की बात करें, कितनी हीट निकाल रहा है ये, क्यू कितना निकाल रहा है, वहां से कितना हीट ले रहा है, तो क्यू इन जो है, क्यू इन यही तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। और इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू क्यू इन जो हो रहा है वो होता है क्यू बराबर, इसको एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर होता है ये एंट्रोपी के टर्म में अगर देखा जाए तो यहां से और यहां तक में। ठीक, तो देखिए टेम्परेचर T4 और T1 समान है, T2 और T3 का टेम्परेचर समान है। ठीक है, तो यहां से यहां तक में जो हीट ऐड हुई है Q बराबर होता है ds TDS, T इंटू ds बराबर क्या होता है Q, T इंटू ds, यानी कि टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है Q होता है, या फिर ds बराबर क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी बराबर Q अपॉन T। तो यदि हमको Q निकालना है तो यहां से टेम्परेचर T1 या T4 कोई भी ले सकते हैं, इंटू चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है S1 माइनस S4। ठीक, और ये हो गया हीट एक्सट्रैक्टेड, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और हीट रिजेक्ट कितनी हुई है, हीट रिजेक्ट। ठीक, तो हीट रिजेक्ट बराबर हो जाएगा T कोई भी ले सकते हैं, T2 ले लेते हैं, T2 इंटू S2 माइनस S3। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन के केस में जो होता है, सिस्टम से जितनी हीट एब्जॉर्ब करी जाती है उससे ज़्यादा रिजेक्ट करी जाती है। कैसे, अब थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में चलना पड़ेगा। एक्चुअली कार्नाट साइकिल जो है पढ़े होंगे आप लोग तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। हमने ये बात किया था कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक, एक रिजर्वायर यहाँ हो गया और दूसरा रिजर्वायर यहाँ हो गया। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए कि सिस्टम टेम्परेचर, और ये हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो सिस्टम का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से क्या है, नीचे है। तो जब नीचे है और इससे हीट निकालना है, और इस हीट को निकाल करके, ये जो क्यू इन की बात कर रहे हैं ये वही क्यू इन है, क्यू इन को निकाल करके और इसको हायर टेम्परेचर पे भेजना है। ठीक है, यहाँ पर टी सिस्टम जो है वो लेस देन है टी एटीएम से। ठीक, और ये है क्यू रिजेक्शन, ये क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में वर्क देना पड़ेगा, W क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, ये इस पे ले जाकर के हीट को रिजेक्ट करेगा। तो क्या क्या जा रहा है, इधर से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है और जाकर के इधर निकल रहा है, यानी कि यहां से तो हीट रिजेक्ट करा ही करा, ये भी एनर्जी है और ये भी आ रहा है, दोनों मिलकर रिजेक्ट होगा। इसलिए हीट रिजेक्शन जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब से ज्यादा होता है। तो यदि वर्क डन निकालना होगा, W की कितना वर्क दिया गया है इसको, तो क्या करेंगे, Q रिजेक्शन माइनस का Q एब्जॉर्ब, या फिर Q इन, Q रिजेक्शन माइनस Q इन। तो Q रिजेक्शन जो है T2 इंटू S3 माइनस S2, और माइनस का ये हो जाएगा T1 इंटू S1 माइनस S4। ठीक, तो देखिए अब क्या क्या चीजें बराबर हैं इसमें, बराबर है T1 जो है T4 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, बाकी S1 जो है S2 के बराबर है और S3 S4 के बराबर है। तो देखिए S1 जो है वो किसके बराबर था, S1 S2 के बराबर और S4 S3 के बराबर। ठीक, तो यहां पर जो है चूंकि S1 बराबर S2 और S3 बराबर S4, तो हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर लिख सकते हैं T2 इंटू S3 को, या फिर इसको लिख सकते हैं, यहां पर S3 माइनस S2 है ना, तो S3 माइनस S2। ठीक, तो ये हो जाएगा S3 माइनस का S2 माइनस
T1, ठीक। S1 को क्या लिख सकते हैं, S2, तो S1 को लिख देंगे यहाँ पर S2 और माइनस S4 को लिख देंगे S3, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर S2 माइनस S3 अगर कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो S3 माइनस S2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर वर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है S3 माइनस S2 और यहाँ पर T1 प्लस T2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, तो ये जो हो जाएगा Q रिजेक्टेड, तो Q रिजेक्टेड ये आया हुआ है, एक मिनट यहाँ पे देख लिया जाए, S1 माइनस क्या लिखा है, Q इन बराबर T1 इंटू S1 में से S4 घटा देंगे और T2 इंटू S2 में से S3 घटा देंगे, ठीक है। तो S1 माइनस S4, एक्चुअली उल्टा लिख दिया है ना कहीं पे, हाँ यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, देखिए ये 2 माइनस 3 है इसीलिए उल्टा आ रहा था, ठीक है। एक मिनट, इसको जो है अब से लिखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है रिजेक्शन जो है T2 इंटू S2 माइनस S3, T2 इंटू S2 माइनस S3 और माइनस ये है T1 इंटू S1 माइनस S4, ठीक। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर लिखा है हमने कि किसके बराबर है, ये बराबर है S1 S2 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे T2 इंटू S1 माइनस ये S3 किसके बराबर है, S4 के बराबर है, S1 माइनस S4 माइनस T1 इंटू S1 माइनस S4, तो यहाँ से W हो जाएगा, W बराबर यहाँ से S1 माइनस S4 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस का T1, ठीक। अब देखिए अब ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, COP जिसको बोलते हैं, तो COP इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितनी भी इस प्रकार की डिवाइस होती हैं, हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है कि कितना वर्क प्रोड्यूस करी है इंजन ने और उसके बदले में उसको कितना हीट एनर्जी दिया गया था, वो इंजन की क्या हो जाती है, एफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर की बात करी जाएगी तो रेफ्रिजरेटर के केस में एफिशिएंसी नहीं बताई जाती है, क्या बताई जाती है, इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या इसको और क्या बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो यानी कि इसको बोलते हैं EPR, ठीक, या फिर COP, ठीक, COP। तो ये कैसे डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और डिवाइडेड बाई इसके लिए कितना वर्क दिया गया, ठीक, कितना वर्क इसके लिए देना पड़ा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, Q इन जो था वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था जो कि T1 इंटू S1 माइनस का S4 था। देखिए अभी दिखा देते हैं, Q इन कितना था, Q इन T1 इंटू S1 माइनस S4, यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, लिखा भी है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक, डिवाइडेड बाई एक मिनट ये ले नहीं रहा है, हाँ, डिवाइडेड बाई वर्क डन, वर्क डन कितना है, ये है T2 माइनस का T1 इंटू S1 माइनस S4। तो क्या कर देंगे, फलाने से फलाने को काट देंगे, ठीक, फलाने से फलाने कट जाएंगे तो बराबर आ जाएगा T1 अपान T2 माइनस T1, ठीक। ये आ जाता है COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, क्या आ जाता है, COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये कहें कि इसमें जो है ये जो है T1 और T4 तो बराबर था, क्या हम इसको लोअर टेम्परेचर बोल सकते हैं,
और T2 T3 भी बराबर था, तो क्या इसको हम हायर टेम्परेचर बोल सकते हैं? यानी कि T1 को लोअर टेम्परेचर और T2 को हायर टेम्परेचर बोल के अगर इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि COP इक्वल टू T1 जो था वो लोअर टेम्परेचर था TL अपान TH माइनस TL। ठीक, ये हो जाता है। ठीक, तो ये है कारनाट रेफ्रिजरेटर। ये हमने मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल बातें करी है। ये कारनाट रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें दो प्रोसेस एडियाबैटिक है और दो प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। ठीक, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया था, थ्योरेटिकली इसकी व्याख्या करी गई है। ठीक है, और ये जो है एक आइडियल रेफ्रिजरेटर है। कारनाट रेफ्रिजरेटर जो है ये एक आइडियल रेफ्रिजरेटर है जिसकी COP सबसे अधिक होती है। इससे ज्यादा किसी की COP नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये आइडियल है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस है सब आइडियल है, रिवर्सिबल लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कारनाट रेफ्रिजरेटर के बारे में। बाकी एक्चुअल में फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ठंडा होता है, ये तो बात किया ही नहीं। ये तो थर्मोडायनामिकली और इस टाइप की बातें हो गई कि ये जो है आपने ऐसी बात कर लिया, ये सब मैथमेटिकल बात कर लिया, ग्राफिकल बात कर लिया, प्रिंसिपल थ्योरी सब बात कर लिया, COP निकाल दिया। ठीक, बट काम कैसे करता है, इन सब सारी चीजों का प्रैक्टिकल फील कैसे होगा, कैसे ठंडा हो रहा है, कैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ये बातें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आगे कल करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग जो है कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। ठीक है, पूरा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को पूरा एनालिसिस कर दिया। ठीक, कल जो है इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, और जब एयर रेफ्रिजरेटर में आएंगे, बेल कोलेमन साइकिल पे जो कि काम करता है, या फिर रिवर्स जूल साइकिल पे काम करता है, या फिर रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। ठीक, तो वहां पे बात करेंगे, वहां पे और क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो चूंकि चीजें जुड़ी हुई हैं इसलिए जो है थोड़ा सा धैर्य बना के चलना पड़ेगा और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो चीजें संभव है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट चालू होगा वो सब्जेक्ट पूरी तरीके से खत्म होगा। ठीक, और ये भी नहीं है कि बस ऐसे ही चल रहा है। इसको अगर यहाँ से पढ़ते हैं या फिर कहीं पेड कोर्स में पढ़ते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो भी आपको वही कंटेंट मिलेगा। तो जो भी चलेगा वो पूरी तरीके से चलेगा और सही तरीके से चलेगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, बाकी अगर आप फ्रेशर हैं, अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है, और JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमारे इस संस्थान में विजिट करें। ठीक, और आकर के देखें, 2-3 दिन देखें, डेमो लें, समझ में आ रहा है तो ही आप एडमिशन लें। ठीक है, बिल्कुल आपके ऊपर है। और यदि आप आते हैं और कंटिन्यूटी के साथ और मेहनत के साथ 1 साल बस तैयारी करते हैं तो ये पूरा दावा है कि मतलब टेक्निकल में कोई इशू नहीं होगा। नॉन टेक में भी उसी तरीके से बेहतर मेहनत किया जाता है जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल के लिए किया जाता है। सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो एक बार जो है विजिट करें। नॉन टेक भी दुरुस्त है, और 1 साल तक अगर आप मेहनत करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ते हैं तो आने वाले समय में जो है जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।